कड़वा करेला, अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो, मेरा नाम आयशा जाफी है और मैं ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए काम करती हूँ। आज की क्लास में हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे। मशीन लर्निंग क्या है, ये सीखने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, क्योंकि मशीन लर्निंग एआई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पिछले कुछ वर्षों में एआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी डिजिटल परिवर्तन का एक प्रमुख साधन बन गया है। मुझे यकीन है कि आपने कहीं ना कहीं एआई के बारे में सुना होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि होता क्या है ये एआई। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। मैं अपनी दोस्त रश्मि को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद आयशा। नमस्कार, मेरा नाम है रश्मि बुकनगिरे। तो चलिए आज हम अगले कुछ मिनटों के लिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये मशीन की वो क्षमता है जिससे वो बुद्धिमान मानव कार्यों को सीख सकता है और उनका पुनरुत्पादन भी कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, हम इंसान बचपन से रोज लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना? जैसे कि आप बहुत छोटे थे तो आप चल नहीं पाते थे, फिर आप धीरे धीरे चलना सीख लिया, फिर दौड़ना, फिर साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, ऐसे बहुत सारे कार्य सीखते हैं, है ना? तो सोचिए, अगर आप ऐसे कार्यों को मशीन या रोबोट या कंप्यूटर प्रोग्राम को भी सिखा सकते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये तो हमने जान लिया कि एआई क्या होता है। अब देखते हैं मशीन लर्निंग क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा, हम मशीन को कोई भी काम करने में ट्रेन कर सकते हैं, यानी मशीन को सिखा सकते हैं। और इस प्रक्रिया को, जिसमें हम मशीन को सिखाते हैं कि कार्य कैसे कर सकते हैं, इसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये इंसान और मशीन के सीखने में एक बहुत बड़ी अंतर है। वो है कि हम इंसान बहुत सारे कार्यों को सीख सकते हैं और उनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कर सकते हैं, लेकिन मशीन सिर्फ एक कार्य ही कर सकता है जिसमें उसको ट्रेनिंग मिला हो। तो आप एक मशीन को एक कार्य करने में ट्रेन कर सकते हैं और वो मशीन सिर्फ वो ही एक कार्य कर सकता है। तो ये अंतर है। तो चलिए अब मशीन लर्निंग का एक उदाहरण देखते हैं। मुझे मशीन को एक कार्य करने में ट्रेन करना है। वो कार्य ये है कि जब मैं मशीन को एक तस्वीर दिखाती हूँ तो उसको मुझे बताना है कि वो तस्वीर एक बिल्ली की है या नहीं। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी मशीन को जिनमें बिल्ली है और मैं ये भी बताऊंगी कि ये सारे बिल्ली के तस्वीरें हैं, ठीक है? फिर मैं कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाऊंगी जिनमें बिल्ली नहीं है और मैं बताऊंगी कि ये बिल्ली नहीं है। तो मैंने मशीन को दो तरह के तस्वीरें दिखाए हैं, एक जिनमें बिल्ली है और दूसरा जिनमें बिल्ली नहीं है। और मैं ये भी सिखा रही हूँ मशीन को कि ये सारे तस्वीर में बिल्ली है और ये सारे तस्वीर में बिल्ली नहीं है, ठीक है? तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रेनिंग या फिर अभ्यास, ठीक है? तो ऐसे हमने मशीन को ट्रेन कर दिया। अब मैं एक नया तस्वीर मशीन को दिखाऊंगी। इस तस्वीर में बिल्ली है, पर ये नहीं बता रही हूँ कि ये बिल्ली है कि नहीं है। मुझे मशीन से पूछना है कि ये बिल्ली है कि नहीं है, ठीक है? तो फिर मशीन बोलेगा कि
दिस इज अ कैट, मतलब ये एक बिल्ली है। वैसे ही मैंने एक और तस्वीर दिखाया मशीन को जिसमें बिल्ली नहीं है। अभी ये मशीन बोलेगा कि दिस इज नॉट अ कैट, ये बिल्ली नहीं है। आप ये भी देखें गौर से कि जिन तस्वीरों को मैंने इधर उपयोग किया है ये उन तस्वीरों में से नहीं है जो मैंने अभ्यास या ट्रेनिंग में उपयोग किया था। तो ये पूरा बिल्कुल ही नए तस्वीरें हैं, फिर भी मशीन ये पहचान सकता है कि ये तस्वीर बिल्ली की है या ये तस्वीर बिल्ली की नहीं है। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इन्फरेंस। तो अब तक हमने ये सीखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और मशीन लर्निंग क्या होता है। हमने ये भी देखा कि एक कार्य करने में एक मशीन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, है ना? चलिए अब हम देखते हैं कि इस मशीन लर्निंग को हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं जहाँ पे निजी जीवन में मशीन लर्निंग की उपयोग किया जा सकता है। पहला उदाहरण जिसमें मशीन लर्निंग का उपयोग होता है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार, यानी स्वयं चालित गाड़ी। आपने सुना है क्या स्वयं चालित गाड़ी के बारे में, जिसमें कोई चालक की जरूरत नहीं होती है, गाड़ी खुद ही चला सकती है। तो वो कैसे हो सकता है और इसमें मशीन लर्निंग कहाँ उपयोग होता है, आइए देखते हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक स्वयं चालित गाड़ी का अंदर से एक तस्वीर है। तो इन गाड़ियों में हर दिशा से बहुत सारे कैमरास और सेंसर्स लगाए हुए होते हैं, जिसमें वो गाड़ी के जो आगे पीछे या आजू बाजू में जो भी चीजें या सामान है उसको देख सकता है। तो जैसे कि आपने देखा हमारे बिल्ली के उदाहरण में कैसे मशीन ये पहचान सकता है कि तस्वीर में बिल्ली है कि नहीं, वैसे ही इधर वो पहचान सकता है कि इस तस्वीर में इंसान है कि नहीं, और ये ट्रैफिक लाइट लाल है कि हरा है, और ये बोर्ड साइन बोर्ड क्या बोलता है। तो ये सब देख के इनको एनालाइज करके ये निर्णय ले सकता है कि गाड़ी को आगे चला सकते हैं या ब्रेक लगाना है या दाएं या बाएं मुड़ना है, तो ऐसे निर्णय लेता है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार में मशीन लर्निंग का उपयोग होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। क्या आप इस तस्वीर में जो है उनको जानते हैं? इनका नाम है गैरी कैस्परोव। ये रशिया से हैं और ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। बहुत सालों तक ये विश्व शतरंज के चैंपियन रह चुके हैं। इनको हराना इतनी आसानी का काम नहीं है। पर 1997 में एक मशीन जिसका नाम है डीप ब्लू, उस मशीन ने गैरी कैस्परोव को शतरंज के खेल में हराया। ये जीत एआई के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। चलिए एक अंतिम उदाहरण देखते हैं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लासेस या एआई चश्मा। ये बहुत ही हाल ही आविष्कार है। नेदरलैंड्स की कंपनी में अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही इसका घोषण किया है। ये अभी भी बाजार में मिलता नहीं है। तो ये चश्मे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नेत्रहीन होते हैं, जो अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो ये चश्मा कैसे काम करता है? इस चश्मे में एक बहुत ही छोटा सा कैमरा लगाया हुआ होता है और एक छोटा सा स्पीकर भी। तो जैसे समझे कि ये एआई ग्लासेस है, वैसे कि है ये नहीं, तो समझ लीजिए कि अगर ये एआई ग्लासेस है तो मेरे सामने जो भी इधर पड़ा है, ये कैमरा उसका तस्वीर लेके मुझे बताएगा कि क्या है। जैसे अगर मैं बाहर हूँ तो ये बताएगा कि मेरे सामने रास्ता है या कुछ गाड़ियाँ चल रही है या कुछ लोग हैं, ऐसे। और सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, ये शब्द भी पढ़ सकते हैं या भाषा भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि समझे अगर मुझे बस में कहीं जाना है, तो अगर मेरे सामने बस है तो अगर उस पे नंबर और ये सब लिखा है तो ये उसको भी देख के एनालाइज करके मुझे बताएगा कि ये इस नंबर का बस है और इस जगह जा रही है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस चश्मे का कितना बड़ा उपयोग होगा नेत्रहीन लोगों के लिए, है ना? दोस्तों, अब हम इस कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं।
आज हमने सीखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और मशीन लर्निंग क्या होता है। हमने एक छोटा सा उदाहरण भी देखा, मशीन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं एक बिल्ली की तस्वीर को पहचानने में। हमने कुछ उदाहरण भी देखे जहाँ पे मशीन लर्निंग का उपयोग किया गया है। मशीन लर्निंग का उपयोग बहुत तरह की समस्याओं का हल पाने के लिए कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस विषय में रुचि लेंगे और भी ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। इंटरनेट पे आपको बहुत सारा जानकारी मिल ही जाती है, और अगर नहीं मिले तो कृपया आप अपने माता पिता या स्कूल टीचर से पूछिए कि आप इसके बारे में और जानकारी कैसे पा सकते हैं। इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम समृद्धि है। आज हम सब एकत्रित हुए हैं कुछ विज्ञान की बातें जानने के लिए। आप सब जानते ही होंगे कि दुनिया में कई चीजों में, हमारे शरीर के अंगों में, उनकी प्रक्रियाओं में, सब में विज्ञान का समावेश होता है। तो आइए आज हम सब मिलकर विज्ञान की ऐसी ही कुछ अनोखी बातें जानते हैं कुछ प्रयोगों के जरिए। दोस्तों, आज हम सीखेंगे साइंस के एक टॉपिक फलक्रम और लीवर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये फलक्रम और लीवर क्या है। इसके एक्चुअली 3 टाइप के क्लासेस होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वो 3 क्लासेस क्या है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे क्लास 1 लीवर के बारे में। फलक्रम क्या होता है? आधार होता है, जहाँ से कोई भी चीज़ जुड़ी होती है या फिर किसी चीज़ को आधार मिलता है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज ये है एक हमारा सरफेस, ये है हमारा फलक्रम। तो क्लास 1 में क्या रहता है कि फलक्रम जो होता है वो बीच में रहता है, और जो लोड होता है वो हमारी एक साइड होता है, और एफर्ट जो होता है वो दूसरी तरफ होता है। तो आइए जानते हैं एक एग्जांपल के जरिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक स्केल है। मान लीजिए कि ये जो बीच में है वो हमारा फलक्रम है, और ये जो है वो मेरा लोड है। लोड माने कि कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी धातु, कोई भी वस्तु। तो ये मेरा लोड है। एफर्ट यानी कि जो भी हम प्रयास करते हैं ये एफर्ट देते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ से ये पुश कर रही हूँ तो मैं एफर्ट दे रही हूँ, और इससे ये लोड जो है वो उठ रहा है। ये हुआ हमारा क्लास 1 लीवर। तो आपने देखा होगा, कई बार आप बगीचों में भी गए हुए होंगे तो वहाँ पर आपने सीसॉ देखा होगा। बच्चों को खेलने में बड़ा मज़ा आता है सीसॉ पर। तो उसमें भी कैसा रहता है, ये भी सीसॉ की जैसा ही है। जो बीच में जो जहाँ से वो सीसॉ जॉइंट होता है उसे हम फलक्रम कहते हैं। और एक तरफ जो बच्चा बैठा होता है, जैसे वो नीचे बैठा हुआ है, तो उससे हम कह सकते हैं लोड। और जब हम दूसरी तरह पे बैठते हैं या फिर सिर्फ पुश करते हैं इस तरह या इस साइड के बच्चे को ऊपर लाने के लिए या लोड को ऊपर लाने के लिए, तो उसे हम एफर्ट कह सकते हैं। तो अब हम जानेंगे क्लास 2 लीवर के बारे में। जैसे कि आपने ये देखा कि यहाँ पे क्लास 2 में जो हमारा फलक्रम होता है वो यहाँ साइड में होता है, और जो हमारा लोड होता है वो बीच में होता है, और जो हमारा एफर्ट है वो एक तरफ होता है। तो जो लोड और फलक्रम के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, और जो एफर्ट और फलक्रम के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। तो जैसे हम देख सकते हैं, अगर मैंने ये फलक्रम यहाँ पे रख दिया है तो हमारा फलक्रम जो है वो इस कोने पर है। अब मैं अपने लोड को बीच में रखूँगी, और ये हुआ मेरा एफर्ट पॉइंट। तो मैं इस स्केल को यहाँ से उठाऊंगी और इस तरह से मैं एफर्ट दे रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से ये फलक्रम को जॉइंट होता है, और यहाँ से मैं अपना एफर्ट दे रही हूँ। अब हम जानेंगे क्लास 3 के बारे में। तो क्लास 3 में जो हमारा एफर्ट या प्रयास होता है वो सेंटर में होता है, और जो हमारा फलक्रम होता है वो साइड में होता है, और जो भी हमारा लोड होता है वो फलक्रम के दूसरे एंड पर होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि ये मेरा फलक्रम है, मेरा जो भी लोड रहेगा वो दूसरे कोने पर रहेगा, फलक्रम के बिल्कुल ऑपोजिट वाले एंड पर, और जो मेरा एफर्ट रहेगा वो यहाँ बीच में रहेगा।
तो मैं यहाँ से एफर्ट दूंगी तो मेरा लोड ऊपर उठेगा। ये हुआ हमारा क्लास 3 एग्जाम्पल। तो पहले चलो हम जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हर एक क्लास के बारे में। आपने ये सांची तो देखी होगी, किचन में कभी मम्मी काम कर रही होगी तो इसका प्रयोग तो ज़रूर करती होगी। तो ये हमारा क्लास 1 का एग्जाम्पल है। इस केस में हमारा जो फलक्रम है वो यहाँ पर होता है, जो बांध के रखता है। जो भी हमारा लोड होता है वो यहाँ पर होता है। तो जब भी हमें कुछ उठाना होता है तो हम यहाँ से पकड़ते हैं, इसलिए हमारा लोड यहाँ पर होता है। और जो हमारा एफर्ट होता है वो यहाँ पर होता है। हम हमेशा ऐसे पकड़ते हैं, ये लोड, ये फलक्रम और ये हमारा एफर्ट। उसी तरह से कैंची, हमारा जो फलक्रम होता है वो बीच में होता है। हम अगर कुछ भी काटने के लिए रखते हैं तो यहाँ पर आगे रखते हैं और हमारा एफर्ट या प्रयास पीछे होता है। इस तरह से फलक्रम, लोड, एफर्ट। उसी तरह से नेल कटर, ये तो हम कई बार यूज़ करते हैं अपने नाखून काटने के लिए। तो ये रहा हमारा फलक्रम जहाँ से ये जुड़ा होता है। यहाँ अपना हम नाखून रखते हैं, ये हुआ हमारा लोड वाला पोर्शन और यहाँ से हम इसे दबाते हैं, तो ये हुआ हमारा एफर्ट वाला पोर्शन। अब देखते हैं कुछ क्लास 2 के एग्जाम्पल्स। आपने कई बार कोक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ तो पिया ही होगा, तो उसके लिए हम ये बॉटल ओपनर का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ हमारे क्लास 2 का एग्जाम्पल। इस केस में हमारा फलक्रम जो होता है वो यहाँ आगे होता है। हम जो ऐसे करते हैं, यहाँ से जुड़ा होता है हमारे बॉटल के ढक्कन के साथ। तो ये हुआ हमारा फलक्रम और हमारा लोड होता है यहाँ पर। बॉटल का जो ढक्कन होता है वो यहाँ होता है और यहाँ से हम पुश या पुल करते हैं, तो ये होता है हमारा एफर्ट। उसी तरह से स्टेपलर, पेपर को स्टेपल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पर आपने कभी सोचा होगा कि इसके अंदर भी कुछ साइंस है। तो आपका जो लोड रहता है वो यहाँ होता है और आपका जो फलक्रम है वो पीछे है और जो आप एफर्ट देते हो वो यहाँ पर होता है, बिल्कुल ऐसे। अब जानते हैं कुछ क्लास 3 के एग्जाम्पल्स। चिमटा, ये भी मम्मी किचन में यूज़ करती है रोटी पकाने के वक्त। तो ये क्लास 3 का एग्जाम्पल कैसे हुआ? हमारा फलक्रम है इस वाले एंड पर, हमारा लोड रहेगा इस वाले एंड पर और हमारा एफर्ट रहता है यहाँ बीच में। लोड, एफर्ट, फलक्रम। इसी तरह से आप कई बार रोज़मरोज़ की दिनचर्या में काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप कबर्ड खोलते हैं, आप दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे कि आप ये पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक चीज़ में किसी ना किसी टाइप का लीवर प्रेजेंट है। जैसे कि आप हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्लास 1 लीवर है। तो अब आपके लिए सवाल ये है कि आप जो रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ करते हो उसमें आप ढूंढिए कि ये कौन से क्लास का लीवर है। जैसे कि आपका हाथ, ये भी एक लीवर ही है। आप कोई चीज़ उठाते हो, ये आपका लोड है और आप एफर्ट यहाँ से देते हो और ये जो है वो आपका फलक्रम है। तो ये आपका हुआ क्लास 3 लीवर। तो इसी तरह से आप ढूंढिए कि आपके शरीर के और कौन से अंगों में कौन से क्लास का लीवर होता है और कौन सी चीज़ वस्तु में कौन से क्लास का लीवर होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमा है और मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में काम करती हूँ। चलिए आज कुछ नया सीखने से पहले क्यों ना हम एक छोटी सी कहानी सुने। ओके, तो ये कहानी है अनीता की, जो 15 साल की थी, बहुत सपने देखती थी, डे ड्रीमिंग। उसके अनगिनत सपनों में से एक था कि वो अपने गांव में एक साइंस लैब यानी कि विज्ञान प्रयोगशाला खोले, जिसमें गांव के तेज विकास के लिए कई सारे आविष्कार हों। उसने सब सोच लिया था, प्रयोगशाला के नाम से लेकर के प्रयोगशाला में उपलब्ध हर उपकरणों के बारे में सोच लिया था। बस अब क्या था, उसे निवेशक की जरूरत थी, यानी कि इन्वेस्टर की जरूरत थी। अब ये आइडिया लेकर के वो अपने पंचायत के सभी बड़ों के पास जाकर के अपने आइडिया को समझाती रही। कुछ हद तक वे निवेश करने के लिए तैयार तो हुए, पर वो इस आइडिया की कल्पना नहीं कर पा रहे थे।
अनीता अपने आइडिया के बारे में प्रभावशाली तरीके से नहीं समझा पा रही थी। काश अनीता के पास ऐसा कोई साधन होता, वो अपने आइडिया को प्रभावशाली तरीके से दर्शा पाती और निवेश के लिए पंचायत को मना लेती। तो आज चलिए हम अनीता की थोड़ी मदद कर देते हैं। किसी भी आइडिया को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल्स यानी आइडिया को प्रस्तुत करने की विधि की बहुत जरूरत है। इसके लिए हमें 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, ऑडियंस। ऑडियंस यानी कि श्रोता या दर्शक, ये कोई भी हो सकते हैं। ये आपके अध्यापक से लेकर के आपके दोस्त या हमारी कहानी की तरह पंचायत। दूसरा है कि आपके दर्शक या श्रोता के लिए इस आइडिया से क्या फायदा हो सकता है। पंचायत को अपने गांव के विकास के लिए एक और माध्यम मिल जाएगा, ये हो सकता है एक अच्छा फायदा। पर यहाँ आपको सही उदाहरण देना बहुत जरूरी है। जैसे गांव को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए एक यंत्र का आविष्कार हो सकता है इस प्रयोगशाला में। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है कि आपको आपके दर्शकों से एग्जैक्टली क्या चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको उनको समझाना पड़ेगा कि आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हो सकता है कि अनीता बोले कि उसे इस प्रयोगशाला के निर्माण और रख रखाव के लिए उसे 50,000 की जरूरत है और 5 लोगों की एक टीम की जरूरत है। चलिए अब चौथा पॉइंट है नेक्स्ट स्टेप्स। नेक्स्ट स्टेप्स मतलब आगे क्या होने वाला है। अब ये पॉइंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अनीता अपने श्रोताओं या दर्शकों को एग्जैक्टली समझा पाए कि इसके बाद क्या करने वाले हैं। जैसे हो सकता है कि अनीता कहे कि अभी 5 लोगों की खोज ये पंचायत कर सकती है और अनीता बताएगी कि ये 5 लोगों की जो टीम है एग्जैक्टली क्या क्या चीज करेगी, यानी कि उपकरणों की उपलब्धि या फिर एक प्लान बनाना या फिर गांव में जाकर के पता लगाना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सॉल्व करने के लिए इस प्रयोगशाला में शामिल करेंगे लिस्ट में। अब 5वां है समरी ऑफ द आइडिया। आपके पूरे प्रेजेंटेशन का सारांश यही होता है। तो इसमें ये आप सोचिए जैसे ये एक अच्छी हिंदी फिल्म की एक ट्रेलर है। अब ट्रेलर देख करके आप मूवी देखने जाते हैं, राइट? तो वैसा ही होना चाहिए ये सारांश कि आपके दर्शक और श्रोता इसको देख करके उत्सुक हों कि पूरी पिक्चर कैसी होगी। भले ही हम सारांश आखिर में लिखते हैं, लेकिन इसको हम सबसे पहले दिखाते हैं, समरी। तो यही है, 5 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी सोच को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिखा सकेंगे आपके दर्शकों को और इसका रिजल्ट जरूर ही सकारात्मक होगा। तो ये था 5 तरह से आप कैसे कैसे एक आइडिया को दर्शा सकते हैं। अब आप दूसरे भाग में देखेंगे कि एक टूल के बारे में मैं बात करूंगी जहां पे आपके आइडिया को दर्शाने का एक बहुत अच्छा साधन मिल सकता है आपको। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स का। मैं हेमा। इससे पहले कि हम शुरू करें एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे 5 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं एक प्रेजेंटेशन को प्रभावशाली बनाने के लिए। वो होती हैं, पहला कि आपका ऑडियंस कौन है, उनको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप उसके हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन आगे रख सकें। दूसरा पॉइंट है कि आइडिया क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तीसरा है कि आपके ऑडियंस और सुनने वाले दर्शकों को इससे क्या आपको फायदा होने वाला है, तो वो आपको जानना जरूरी है।
चौथा है नेक्स्ट स्टेप्स। इसके आगे क्या क्या होने वाला है ये आप क्लियरली कन्वे कर पाए। और आखिर में है समरी, जो कि एक्चुअली पहले आता है बट हम उसको सबसे अंत में बनाते हैं ताकि आपके सारे पॉइंट्स एक अच्छे तरीके से सारांश दे सकें समरी में। तो चलिए अभी बात करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले हमें इस टूल के बारे में पता लगाना है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आपको सबसे पहले एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट लोडेड होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक तरह से अगर आप सोचें तो आप जैसे आपके फ़ोन पे आपको ऐप्स की ज़रूरत है, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, इस तरह के ऐप्स आप रखते हैं तो फिर उसको ओपन करके आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और माइक्रोसॉफ्ट के वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, बट इन सब के अलग यूजेस हैं। आज हम पावर पॉइंट की बात करें तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपने सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट टाइप करती हूँ तो ये देखिए कितने तरह के माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, बट हम सिर्फ पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं आज। तो देखिए मैं पावर पॉइंट पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही पावर पॉइंट ओपन हो गया है तो देखिए सबसे पहले ये एक जो स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली इसको एक स्लाइड कहते हैं। स्लाइड का मतलब है एक पन्ना, जैसे एक किताब का पन्ना होता है वैसे स्लाइड होता है। तो सबसे पहले आपको हर प्रेजेंटेशन का सबसे पहले एक टाइटल देना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इस प्रेजेंटेशन का टाइटल हम रख सकते हैं साइंस लैब प्रपोजल, ठीक है। और आप इसमें स्पेसिफिकली ये भी लिख सकते हैं कि ये कौन सा दिन है, और ये एक तरह से लिखना ज़रूरी भी है बिकॉज डिफरेंट डेट्स पे हो सकता है इन्फॉर्मेशन आपका बहुत बदल गया है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज की तारीख डाल देते हैं, सो 30 मई 2020, ठीक है। और भी तरह के चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कूल का प्रोजेक्ट है तो आप लिख सकते हैं इस पे आपका स्कूल का रोल नंबर और आपका कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक है, एंड थिंग्स लाइक दैट। आज हम सिर्फ डेट लिखने वाले हैं और प्रेजेंटर का नाम लिखना है। यहाँ पे बिकॉज अनीता का प्रेजेंटेशन है, हम लिखने वाले हैं प्रपोजल बाय अनीता, ओके। तो ये हमारा पहला स्लाइड टाइटल का ओपन हुआ है, बट इसमें एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बट ये आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन में जाइए और देखिए कितने तरह के डिज़ाइंस हैं। तो जैसे देखिए मैंने अभी इस स्क्रीन थीम को पिक किया। थीम का मतलब है कि ये एक तरह का कलर होगा और आपने देखा होगा कि ये जैसे लिखा था उसका फॉन्ट, इसको फॉन्ट कहते हैं, फॉन्ट बदल गया है, डिज़ाइन जो अक्षरों का डिज़ाइन है वो बदल गया है और इसको थीम कहते हैं। तो मैंने ये थीम सेलेक्ट कर लिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम एक नया स्लाइड कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे न्यू स्लाइड का एक बटन है, आप बस इस पे एक सिंगल क्लिक करिए एंड आप देख सकते हैं एक नया स्लाइड ऐड हो गया है। और जो डिफरेंस है दोनों स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, इसका जो डिज़ाइन है ये एक बुक की कवर की तरह डिज़ाइन है। तो ये मेन स्लाइड है, टाइटल स्लाइड है, बट थीम हमने जो चूज़ किया है उसी थीम जैसे ग्रीन एंड ब्लैक थीम में ही बाकी स्लाइड्स भी चलेंगे। तो इस पे आप अपना टॉपिक डाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बोला था कि समरी स्लाइड आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समरी, और समरी में आपको बहुत ही बेसिक देना है कि आप क्या किस चीज़ के बारे में बात करें। जैसे आप अपने आइडिया के बारे में बोल सकते हैं एंड उसके बाद आइडिया के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बाद आपका आस्क क्या है, जिनसे आप बात कर रहे हैं उनसे आपका आस्क क्या है और नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। तो ये सब आप यहाँ पे मैंने बस टॉपिक्स की तरह लिखा है, लेकिन आपको इसके डिटेल्स देने पड़ेंगे समरी स्लाइड पे। जैसे आपको एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा कि क्या आइडिया है, तो आपको शायद लिखना पड़ेगा साइंस लैब इन आवर एग्जाम्पल, ओके। तो हमने अभी देखा स्लाइड कैसे ऐड करना है।
कहते हैं कि a picture speaks 1,000 words। तो अगर आप अपने स्लाइड्स पे कुछ फोटोज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके रीडर्स और आपके दर्शकों को आइडिया और अच्छी तरह से समझ आएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फ़ोटो इंटरनेट से पिक किया है जो मैं यहाँ पेस्ट करने वाली हूँ। सो उससे पहले यहाँ पे हम आइडिया एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे टू एस्टैब्लिश a science lab that will help the village in solving its day-to-day problems। और आपको जितना हो सके आपको इसको क्वांटिफाई करना है। क्वांटिफाई का मतलब है जितने नंबर दिखा सके, जितना डेटा दिखा सके। जैसे अगर मैंने ऐसा सिर्फ सिंपल टेक्स्ट में बोला तो हो सकता है लोग इतना ज़्यादा समझ ना पाए, लेकिन अगर आपने बोला कि इस लैब से हमें महीने के 4 गाँव को पानी मिल सकता है, ये इरिगेशन का अगर हम प्लांट बनाएंगे, या इस तरह का कुछ जो बहुत ही ठोस हो, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कंपेलिंग रीज़न हो, तो आप वो डालने की कोशिश करें। अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए मैंने बहुत सिंपल रखा है। तो आप इसमें आइडिया और बेनिफिट्स बताएंगे। तो अब जैसे मैंने बोला था कि फ़ोटो हम लगाने वाले हैं, तो मैं इस लेआउट को बस थोड़ा सा कंप्रेस कर रही हूँ। कंप्रेस मतलब छोटा कर रही हूँ ताकि मुझे अपना फ़ोटो लगाने के लिए जगह मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा ही साइंस लैब का फ़ोटो मैंने पेस्ट किया है। बट अगर आप जो आपका आइडिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास कुछ भी फ़ोटोज़ हैं, या अगर आपने कुछ बनाया है, आपका आइडिया है किसी प्रोडक्ट के बारे में जो आपने बनाया है, तो उस प्रोडक्ट का भी आप फ़ोटो दिखा सकते हैं। तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो चलिए इसी तरह बाकी स्लाइड्स में जल्दी से ऐड कर देती हूँ। आपको 2 स्लाइड्स हैं, जैसे यहाँ पे था बेनिफिट्स हमने बोल दिया है। ये है आस्क का स्लाइड, तो इसमें आप एग्जैक्टली बोलेंगे कि आपको ₹50,000 फॉर द सेटअप ऑफ द साइंस लैब, a team of 5 individuals to help with finalizing priority of problems that will be addressed। ओके, तो ये एक सिंपल सा हो गया। आपको अपना आस्क एग्जैक्टली लिखना है इसमें। और फाइनली हमने कहा था कि नेक्स्ट स्टेप्स, तो ये नेक्स्ट स्टेप्स में भी जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे इनके, जैसे टीम कैसे आएगी और ओनर्स कौन होंगे, मतलब कौन सा एक्शन आइटम कौन करेगा, वो सब लिख देते हैं। ठीक है, हम जल्दी से ये स्लाइड्स अभी हमने ऐड कर तो दिए हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप बताती हूँ। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट और फॉर दैट मैटर आप किसी भी टूल के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको सेव करना अपना काम बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सेव नहीं किया तो हो सकता है कि आपका काम आप वापस नहीं रिट्रीव कर पाएंगे, आप वापस देख नहीं पाएंगे। तो लेट्स सेव इट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सेव का ये बटन है, एक छोटा सा फ्लॉपी डिस्क का आइकॉन है, आप उस पे क्लिक करिए और आप इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, तो साइंस लैब प्रपोजल, और मैं इसको बस सेव मैंने कर दिया। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ज़रूर याद रखिए। तो अब देखिए हमने सब कुछ ऐड कर दिया, नेक्स्ट स्टेप्स भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं आपको एक और फीचर दिखाती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइड शो। स्लाइड शो मतलब ये एक मूवी की तरह नज़र आएगा आपको फाइनली। अभी तो आपको सेपरेट अलग अलग से पन्ने नज़र आ रहे हैं, तो अगर मैं इसको जैसे ही स्लाइड शो ऑन करूँगी तो ये एक अच्छे मूवी की तरह सीमलेस कंटिन्यूस नज़र आएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं राइट साइड बॉटम पे ये छोटा सा आइकॉन होता है स्लाइड शो का। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा जो आपके स्लाइड्स हैं पूरे स्क्रीन में आ जाएंगी, और आप इसको
नेक्स्ट वाला बटन अगर आप दबाएंगे या नेक्स्ट एरो दबाएंगे तो आपका ये स्लाइड आगे बढ़ता जाएगा। इवन माउस क्लिक से भी ये स्लाइड्स आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ऐसे नेक्स्ट स्टेप्स और दैट्स इट। तो ये था हम स्लाइड शो कैसे देखते हैं। तो आज हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आज हमने सीखा है। इसमें एक्चुअली बहुत सारे और फीचर्स हैं, आप ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। तो एक क्विक रिकैप हो जाए। आज हमने सीखा सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ओपन कैसे करना है। आपके कंप्यूटर पे पहली बार स्टोर्ड होना चाहिए और उसको ओपन कैसे करेंगे। सेकेंड हमने देखा कि थीम कैसे सेलेक्ट करना है। आपका कोई भी मनपसंद थीम आप उसको पिक कर सकते हैं। थर्ड हमने सीखा स्लाइड कैसे ऐड करना है। फोर्थ हमने देखा कि पिक्चर या फोटो कैसे इंक्लूड करना है आपके स्लाइड्स में। फिफ्थ हमने देखा कि अपने पावरपॉइंट को सेव कैसे करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपका इतना हार्ड वर्क जो है वो फिर गुम हो जाएगा, आप फिर इसको रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। तो सेव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके अलावा हमने देखा स्लाइड शो कैसे करना है। स्लाइड शो इज़ बेसिकली आप अगर अपने कंप्यूटर पे किसी को अपना आइडिया समझा रहे हैं तो पावरपॉइंट एक फैसिलिटी देता है जिसमें आप स्लाइड शो कर सकते हैं। तो स्लाइड शो हमने फाइनली सीखा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, पावरपॉइंट यूज़ करिए। और हमने जो पार्ट 1 में सीखा था कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसका भी ज़रूर ध्यान रखिए। एंड आई एम श्योर आप अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से ब्यूटिफुली लोगों तक पहुंचा सकेंगे। चलिए क्यों ना हम एक कॉन्टेस्ट करें, ठीक है। तो आप सब मुझे पता है बहुत ही स्मार्ट हैं, आपके पास डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपने आइडियाज़ को इस पीपीटी पावरपॉइंट, अच्छा बाय द वे पावरपॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कहते हैं। तो कई बार अगर लोग बोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट फॉर्म एमएस कहते हैं, तो कई बार आप सुनेंगे लोग बोलेंगे एमएस पीपीटी या माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी। तो इसका मतलब है जो हमने आज सीखा माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। ओके, सो कॉन्टेस्ट ये है कि आपको पावरपॉइंट ओपन करना है और एक ब्यूटीफुल जो भी आपका आइडिया है उसको अपने 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उस प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है। और हम बेस्ट एंट्री को नेक्स्ट एपिसोड में शामिल करने के लिए डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली हमें लिखिए। ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सीखना कभी भी बंद मत करिए। थैंक यू, सी यू। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम निरूपा है। मैं बेंगलोर कर्नाटका से हूँ और मैं एक चित्रकार हूँ।
मेरे लिए पेड़ पौधों का चित्र बनाना एक अद्भुत माध्यम है मेरे आसपास के परिवेश और वातावरण को समझने का। हम सबको पता है कि पेड़ पौधों का बहुत महत्व है, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और अगर आप देखें तो इस दुनिया के हर जीव जंतु को खाना किसी न किसी प्रकार से पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। यदि शेर जीवित रहने के लिए हिरण का सेवन करता है, उसी प्रकार हिरण जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों का सेवन करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पेड़ पौधे ही इस धरती में जीवन का आधार होते हैं। मैं पेड़ पौधों का चित्र बनाने की रुचि रखती हूँ और इससे मुझे मेरे इर्द गिर्द के पर्यावरण को समझने का मार्ग मिलता है। अपने घर के आसपास ही आप सबको सुंदर पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं, जैसे पीपल, कचनार, महुआ, साल और अर्जुन। चित्रकारी हमें बारीकियों को समझने में मदद करती है। अगर हम एक बार किसी पेड़ का चित्र बनाते हैं तो हमें वो जिंदगी भर के लिए याद रहता है। ये देखिए, यहाँ मेरे द्वारा बनाए गए कुछ चित्र हैं। ये कुल्लू के पेड़ हैं और ये कुल्लू के फूल और फल हैं। ये पलाश के पेड़ हैं और ये पलाश के फल और बीज हैं। ये नागेसर के पेड़ हैं और ये नागेसर के फूल हैं। ये गूलर के फल हैं जो तोते का बहुत पसंद है। इन्हें मैंने वाटर कलर से बनाया है। इन चित्रों को मैंने बाहर बगीचे में बैठकर बनाना शुरू किया और घर लाकर पूरा किया। मुझे इसमें बहुत मज़ा आया। लेकिन अब जब लॉकडाउन का समय है और हमें नियमों का पालन करना है, तो आप घर में ही मौजूद बगीचे से प्रेरणा ले सकते हैं। नहीं तो घर में जो सब्जियां होगी उसे भी प्रेरित होके आप चित्र बना सकते हैं। पहली बार चित्र बनाने के लिए हम पेंसिल और रबर का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, पहली बार चित्र बहुत हल्के हाथों से बनाना चाहिए, क्योंकि इससे रबर से मिटाने में आसानी होगी। एक सही चक्र बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम पहली बार में लगभग वैसा ही कुछ बना सकते हैं और बाद में धीरे धीरे इसी में सुधार ला सकते हैं। आइए हम एक सरल एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। देखिए, ये एक बोतल है। अगर हम सीधे ही इसका चित्र बनाने का प्रयास करें तो वो शायद मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा समझ के पहले इस बोतल का पूरा आकार को ध्यान से देखें, तो इससे हम छोटे छोटे आकार में बांट सकते हैं, जिसे हम वन डायमेंशनल कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे आकार में तोड़ने से मुझे सही आकार बनाने में आसानी होती है। धीरे धीरे हम इस चित्र में बदलाव लाते हैं। जब चित्र की रूपरेखा सही हो जाए, तभी हम विस्तार से छोटी छोटी बारीकियों पर काम कर सकते हैं, जैसे कि परछाई, लेबल या लोगो। याद रखिएगा, सभी छोटी छोटी बारीकियां भी उसी आकार की होनी चाहिए। ऐसा करने से पूरे चित्र में गहराई आएगी और ये चित्र हमें 3 डायमेंशनल दिखने लगेगा। अब हम इसी तरीके से किसी भी वस्तु का चित्र बना सकते हैं। एक चिड़िया को भी खूबसूरत चित्र में परिवर्तित किया जा सकता है। हम इसे अगले क्लास में सीखेंगे। आज आपके लिए 2 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज, 3D आकार बनाने का प्रयत्न करें। दूसरी एक्सरसाइज, घर में पड़ी हुई किसी भी वस्तु जैसे बोतल, बाल्टी, झाड़ू, कुकर को लेकर एक सरल सा चित्र बनाएं। इसमें एक कप है और एक किताब है। अगले क्लास में हम आपके पसंदीदा फल का चित्र बना सीखेंगे। धन्यवाद। See you next time. आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए।
आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो
तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।